मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये क्लास 12 का फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये सबसे पहले जो मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में कौन पता लगाए, एक साइंटिस्ट थे ऑस्टेड, एंड इन 1820 में ऑस्टेड क्या पता लगाए कि जब भी कभी, यहाँ पे देखिए एक वायर बनाए हैं, इस वायर में करंट पास हो रहा है आई, इसके पास में एक मैग्नेटिक नीडल रख दिए, वायर के पैरेलल में या वायर के पास एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है, दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट कौन किए, ऑस्टेड। हम नहीं कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट कौन किए, ऑस्टेड किए। उन्होंने क्या देखा कि जब इस वायर में करंट पास करवाया जाता है ना, तो उसके पास जो ये मैग्नेटिक नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन मतलब वाइब्रेशन, हिलना डुलना। क्या देखा, फिर से बोल रहे हैं, जब उन्होंने वायर में करंट पास करवाया तो देखा कि उसके पास में जो मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है या चुंबकीय सुई रखा हुआ है उसमें वाइब्रेशन होता है, डिफ्लेक्शन होता है। मतलब इससे शो होता है, क्या शो हो रहा है। फिर क्या देखा, वो करंट के अमाउंट को बढ़ा दिया, पहले 2 एम्पियर होगा तो 3 एम्पियर कर दिया, 4 एम्पियर कर दिया, धीरे धीरे वो करंट के अमाउंट को बढ़ाता गया। तो देखा कि जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे इस मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन तेज हो रहा है। पहले मान लो कि 1 एम्पियर होगा, धीरे धीरे डिफ्लेक्ट कर रहा होगा, 2 एम्पियर कर दिया, बढ़ा दिया करंट, और तेजी से डिफ्लेक्शन होने लगा, 3 एम्पियर और तेजी से डिफ्लेक्शन। मतलब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि जैसे जैसे वायर में करंट को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक नीडल का, चुंबकीय सुई का डिफ्लेक्शन यानी कि वाइब्रेशन बढ़ता जाता है। फिर वो करंट को डिक्रीज की करते गया, अब 3 एम्पियर से 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, अब घटाते गया। फिर जैसे जैसे देखा कि करंट को घटाते जाते हैं मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन भी घटता जाता है। मतलब करंट बढ़ा रहे हैं डिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा है, करंट घटा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन भी घट रहा है। इससे क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन निकला, है ना। तो अब मैग्नेटिक नीडल पर जो कोई फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से फोर्स लग रहा है, जो इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब जो इसको वाइब्रेट करवा रहा है, इस करंट की वजह से, है ना। और मैग्नेट पर फोर्स कौन लगा सकता है, मैग्नेट ही लगा सकता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ही लगा सकता है। मतलब देखो बचपन में तुम लोग मैग्नेट से खेला होगा, सभी लोग मैग्नेट से खेला होगा, हम भी खेले थे मैग्नेट से। मान लो मेरे पास ये 2 मैग्नेट है ना, यहाँ पे ये 2 मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट के पास, इस फर्स्ट मैग्नेट के पास सेकंड मैग्नेट को ले जाते हैं, या तो सेम पोल होगा तो रिपल्शन होगा और अपोजिट पोल होगा तो अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, फोर्स तो लग रहा है ना। एक मैग्नेट पे फोर्स लगा रहा है सेकंड मैग्नेट, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स ही अप्लाई होता है मैग्नेट को क्या करने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए या रिपेल करने के लिए, मतलब आकर्षण के लिए या प्रतिकर्षण के लिए मैग्नेट पर यानी चुंबक पर चुंबकीय बल ही आरोपित किया जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होता है, वाइब्रेट होता है, इट मींस इस वायर में जो करंट पास हो रहा है उस करंट की वजह से इस वायर के अराउंड कैसा फील्ड क्रिएट होता होगा, तो वायर के अराउंड, वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता होगा। इस एक्सपेरिमेंट से यही पता चलता है। क्या पता चलता है, जैसे वायर में करंट पास करवा रहे हैं तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन होता है इट मींस, डिफ्लेक्शन होता है इसका मतलब इस वायर के आसपास कैसा फील्ड क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। और वो डिपेंड करता है कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन, तो अमाउंट ऑफ करंट पे। करंट जितना ज्यादा होगा, करंट को इंक्रीज करते जाएंगे, डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। करंट को डिक्रीज करेंगे, करंट को घटाएंगे, मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन भी घट जाएगा। तो अब यहां से एक नया सिलसिला शुरू हुआ। कौन सा नया सिलसिला शुरू हुआ, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। अब कितना होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, अब इसके बारे में पहले अब जान लेते हैं कितना। तो अब ऑस्टेड 1820 में यानी 1820 में जो एक्सपेरिमेंट किए उसके बाद ऑस्टेड इस चीज के बारे में बताए नहीं कुछ।
रीजन जो भी हो, ऑस्टेड कुछ नहीं बता पाए। अब बहुत सारे साइंटिस्ट आए कि मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैक्सवेल राइट हैंड रूल है ना, कॉर्क्स रूल वगैरह 10th में आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ उसका कोई चर्चा भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने चाहते हैं जो 12th में है। 12th में क्या पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, तो अब पढ़ेंगे बायो एंड सेवार्ट्स लॉ। तो पहले ये हिस्ट्री समझ में आ गया किस चीज का, कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहां से इसके बारे में पता लगा, कि कौन इसके बारे में सबसे पहले पता लगाए, तो ऑस्टेड। अब इसके बारे में, ऑस्टेड के बारे में कुछ नहीं है। अब हम लोग जानते हैं बायो एंड सेवार्ट्स लॉ, जो एग्जाम के लिए 12th एग्जाम के लिए है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जानेंगे बायो सेवार्ट का नियम, बायो सेवार्ट्स लॉ। ध्यान रखना है, बायो टी यहाँ पे साइलेंट है, इसको बायोट नहीं बोलेंगे, बायो बोलेंगे, टी साइलेंट है। बायो सेवार्ट्स लॉ, तो बायो एंड सेवार्ट्स दो अलग अलग साइंटिस्ट है, दोनों एक ही इंसान का नाम नहीं है, दो अलग अलग साइंटिस्ट है, दोनों मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किए ये पता करने के लिए कि अगर किसी वायर में करंट पास होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यानी फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो बायो सेवार्ट पता लग गया। तो अच्छा, वायर का शेप, कंडक्टर का शेप कैसा भी है उससे कोई बहस नहीं है, शेप के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। फिलहाल जानते हैं कि अगर किसी वायर में करंट पास हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सपोज एक वायर है, यहाँ पे ये हम वायर लिए हैं, तो जानबूझ के वायर को इर्रेगुलर शेप का लिया जाता है फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो सकता है, इसका छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा लेंथ कंसीडर किया जाता है DL। DL क्या है, स्मॉल करंट एलिमेंट, यानी कि इस पूरे वायर का एक छोटा सा भाग फॉर्मूला जानने के लिए मान लिए, हिंदी में इसको बोलते हैं अल्पांश। अल्पांश मैंने छोटा सा अंश, कुछ नहीं है, टोटल जो वायर है ना उसका छोटा सा लंबाई मान लिया DL लेंथ का। ओके, अब इसमें करंट पास हो रहा है I, बिना करंट का तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा, जब तक करंट नहीं होगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ये तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से जान गए कि करंट जितना इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, करंट जितना डिक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, और करंट का वैल्यू 0 कर देंगे यदि वायर में करंट पास नहीं करवाएंगे तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में जो मैग्नेटिक नीडल रखे थे वो रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा, वाइब्रेशन 0 हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा मैग्नेटिक नीडल। इट मींस अगर करंट 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0, तो पहले तो करंट पास करना ही पड़ेगा। अब इस वायर में जो करंट पास हो रहा है इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो ध्यान समझिए, मान लेते हैं इस वायर से ये r डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस, r डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट P है, तो इसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। क्या है, करंट एलिमेंट, इस जो छोटा सा टुकड़ा कंसीडर किए ना, वायर का एक छोटा सा लेंथ कंसीडर किए, इसको बोला जाता है फिजिक्स के लैंग्वेज में करंट एलिमेंट, और बोलचाल के भाषा में क्या बोल दिए, पूरे तार का एक छोटा सा टुकड़ा, स्मॉल लेंथ कंसीडर किए, और इसके पास में r लेंथ पे एक पॉइंट P है, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे एंगल कंसीडर किया, ठीक है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, तो इसके लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, वहां पे डायरेक्शन हम पूरा डिटेल से समझाएंगे। फिलहाल के लिए अभी समझिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर, ये जो P पॉइंट है ना इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, है ना। बाकी डिटेल से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे प्रॉपर डेट जानने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना किधर होता है, करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है, इससे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बोर्ड पे हम हवा में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे हम शो कर दिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। और
जैसे कि कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर यानी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरो से शो करते हैं। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल बी से शो किया जाता है, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी, ठीक है। फिलहाल अभी तक हम लोग क्या जाने, सिंपल सा एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, एक स्मॉल करंट एलिमेंट या स्मॉल लेंथ मान लिए हैं, कंसीडर किए हैं डीएल का, और इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है डीबी, है ना। इसके लिए फॉर्मूला निकालने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू बायो-सैवार्ट मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी या डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। नंबर 1 फर्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू बायो एंड सैवार्ट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इट मींस करंट इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। फर्स्ट। सेकंड पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू बायो एंड सैवार्ट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at point P is directly proportional to current element or length of wire और current element, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तार के लंबाई के समानुपाती होता है। क्लियर। नंबर 3, अकॉर्डिंग टू बायो एंड सैवार्ट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी कि बायो एंड सैवार्ट के अनुसार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होता है साइन थीटा के। साइन थीटा मींस, थीटा क्या चीज है, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड आर, यानी कि ये बिंदु P से अल्पांश की दूरी और करंट एलिमेंट यानी DL के बीच का कोण, जो भी होगा 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी होगा उसमें साइन लगा देंगे, साइन थीटा, ठीक है। एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर, मींस डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पॉइंट P। Magnetic field is inversely proportional to square of separation between point P and current element DL। ओके, इस चारों पॉइंट को फिर समझना है। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, धारा के समानुपाती होता है। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, अल्पांश के समानुपाती होता है या चालक तार के लंबाई के समानुपाती। Magnetic field is directly proportional to sin theta and magnetic field is inversely proportional to r square। ओके, अब इसको हम लोग कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद इस पे क्या करेंगे, फॉर्मूला देखें। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सैवार्ट्स लॉ ये 4 पॉइंट्स हमको मिल गया। अब इस सभी चारों पॉइंट को हम लोग कंबाइन करके एक लॉ बनाते, एक फॉर्मूला बनाते। देखिए, therefore dB is क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू DL इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये सभी को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बना लिए कि dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, DL साइन थीटा, इन सभी को ऊपर लिख लिए, एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी का यानी कि समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रीच करते हैं, फिर एक कांस्टेंट लगाते हैं, के कांस्टेंट, I DL sin theta upon R square, where K is constant of proportionality, है ना। In SI unit, value of K is mu naught upon 4 pi, and value of mu naught upon 4 pi is 10 to the power minus 7 Henry per meter, Henry per meter, where mu naught is permeability of free space, permeability चुंबकशीलता, जैसे कूलम्ब्स लॉ में पढ़े होंगे ना, एप्सिलॉन नॉट
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता, वैसे यहाँ पे म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता यानी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, हिंदी में बोलेंगे निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर। ओके, अब यहाँ पे k का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देन डेल बी इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यू k का क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो k का वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई रख देते हैं। अब बाकी का सारा बात I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर, है ना, यही है फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, magnetic field at any point near the current carrying conductor is delta V equals to mu naught upon 4 pi I dl sin theta by r square and unit of magnetic field is Tesla। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। यहाँ क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब हम लोग जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, मींस ये जो फॉर्मूला हम लोग जाने बायो-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड का, ये डेल्टा बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका एसआई यूनिट है टेस्ला। अब हम इसका एप्लीकेशन जानेंगे, तो यहाँ 3 एप्लीकेशन जानेंगे। फर्स्ट, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, मींस एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। सेकंड जानेंगे, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द स्ट्रेट कंडक्टर, यानी कि एक सीधी धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। और थर्ड एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन जानेंगे, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो तीनों पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जो एग्जाम के लिए 12th में एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। फिर सभी पे न्यूमेरिकल डालेंगे, है ना।